हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका यह है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट, तो यहाँ ग्रेफाइट की बात चल रही है। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होते हैं। तो हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों के दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है। अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ वो हीरा है आपका। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। मीथेन का अणु सूत्र CH4 होता है और ये प्रत्येक कार्बन परमाणु इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 4 होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसका अणु सूत्र होता है CH4। ठीक है, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य होता है मीथेन, CH4। और एथेन का अणु सूत्र पूछा जाए तो C2H6, प्रोपेन का पूछा जाए C3H8 और ब्यूटेन का जो होता है वो C4H10 होता है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन वो मीथेन है आपका, जिसका अणु सूत्र CH4 होता है। याद रखें, मीथेन जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, मीथेन जिसे बायोगैस का मुख्य अवयव के रूप में भी जाना जाता है, जिसे गोबर गैस का भी मुख्य संघटक माना जाता है। याद रखें, मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे आप सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, ये कार्बनिक यौगिक उस यौगिक को कहेंगे जिसमें कार्बन मौजूद होगा। ये जल की बात करता है, तो आप तो जल का अणु सूत्र तो जानते हैं, ये H2O होता है। क्या इसमें कार्बन आपको कहीं से दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड का अणु सूत्र NH4Cl होता है। क्या इसमें आपको कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो यह भी आपका कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म, जिसका अणु सूत्र CHCl3 होता है, तो यहां आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। कार्बनिक यौगिक उसमें कार्बन होगा। याद कर ले, साधारण नमक का अणु सूत्र जो NaCl होता है, क्या इसमें आपको कार्बन दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है, तो यह भी आपका कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर होना चाहिए, तो वो आपका राइट आंसर इन 4 ऑप्शंस में से क्लोरोफॉर्म होगा। कभी कभार तो ये भी पूछ देता है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताओ, तो CHCl3 बताना है आपको। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, NH4Cl बता देना है। जल का अणु सूत्र बताओ, H2O बताना है आपको। साधारण नमक का अणु सूत्र क्या होता है? NaCl आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। एथेन का अणु सूत्र होता है C2H6, जो कि इसका संरचना सूत्र इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ C जो होता है 3 हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ वाला C भी आपका 3 हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, और दोनों C भी एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर सारे बच्चे 7 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब होता है। तो खाना बनाते समय बर्तन की तली अगर बाहर से काली हो रही है तो इसका सीधा साधा मतलब है कि वो ईंधन जो है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इससे कार्बन की मात्रा ज्यादा निकल रही है, जिस वजह से बर्तन की तली बाहर से
काली पड़ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन के कौन से अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कार्बन का जो वो अपरूप है वो ग्रेफाइट है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। याद रखेंगे, कार्बन एक अधातु है और अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन के जो हीरा और ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है। तो सीएनजी का प्रमुख घटक वो मीथेन है। सीएनजी, सी का मतलब कंप्रेस्ड, एन का मतलब नेचुरल, जी का मतलब गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, और इसका मुख्य घटक मीथेन है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। बायोगैस का पूछा जाए मीथेन होगा, और गोबर गैस भी पूछा जाए तो मीथेन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें होते हैं 5 सहसंयोजक आबंध होते हैं कि 12 की 16 की 17। तो पेंटेन का जो C5H12 है, इसका संरचना बनाए हैं, तो आप सहसंयोजक बंधन काउंट करेंगे 1 2 3, तो आपको 16 पता चलेगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 16। सारे बच्चे आप काउंट कर सकते हैं, 16 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो मैंने आपको बताया एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन होता है, दूसरा सदस्य एथेन हो जाएगा, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, छठवां हेक्सेन, इस तरह से आपका आता है। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य वो होता है मीथेन, जिसका अणु सूत्र CH4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। तो वो पहला यौगिक यूरिया था। एक आपने जब नोट्स पढ़ा होगा सारे बच्चे, तो जैव शक्ति का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिस सिद्धांत में बर्जिलियस ने कहा था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों की निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन वही बोहलर ने क्या किया कि कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर दिया था सबसे पहले। ठीक है, यूरिया जिसका अणु सूत्र होता है NH2CONH2, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है तो उसमें तो कार्बन तो एकदम होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, 16 नंबर सवाल है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का बच्चे सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। +2 एल्केन, और 2 हटा दीजिए प्लस वाला तो एल्कीन, और 2 हटा दिए है लास्ट वाला में तो एक एल्काइन होता है। ठीक है, तो एक एल्केन, 2 लगा है प्लस में 2 लगा है तो एल्केन हो गया। अब प्लस में 2 हट गया है तो वो एल्कीन हो जाता है, और जो 2 घट गया है डी वाले ऑप्शन में तो वो एल्काइन होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में 2 लगा दीजिए, एल्कीन में 2 हटा दीजिए, एल्काइन में 2 हटा दीजिए, 2 लगा के 2 हटा के 2 घटा के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, याद कर लें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 2 प्लस वाला हटा दीजिए एल्कीन हो जाएगा, और 2 घटा दीजिए तो एल्काइन हो जाएगा, और 2 प्लस कर दीजिए तो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर CnH2n होगा। और 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। दैट वो एंजाइम है आपका जाइमेज। कौन सा है? जाइमेज। आप इसे जरूर याद रखेंगे। 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो वो है आपका सेल्यूलोज, जो कि ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है कार्बनिक पदार्थों में से। कौन सी प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? वो सेल्यूलोज। मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते, लेकिन जानवरों में जो होता है एक अलग टाइप के सिस्टम होता है जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, 19 के बाद 20 नंबर है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। मैंने बोला आपको मीथेन होगा। बायोगैस पूछेगा मीथेन होगा, मार्स गैस पूछेगा मीथेन होगा। जल्दी जल्दी बताते चलिए। प्राकृतिक गैस पूछेगा कि मुख्य अवयव क्या होगा, मीथेन होगा, CH4। ठीक है, 22 नंबर है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या, मीथेन होगा। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, मीथेन होगा, CH4। ठीक है,
24 नंबर है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है बच्चे, तो वो ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन, इसे जरूर याद रखें, ठीक है। 25 है कि एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है, तो एलपीजी जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो इस गैस का यूज हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, इसका मुख्य संघटक जो है वो ब्यूटेन है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा, C4H10 है ना, ब्यूटेन, याद रख रहे हैं आप। एलपीजी का मुख्य संघटक क्या होता है, वो ब्यूटेन होता है। अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो CaC2 ये कैल्शियम कार्बाइड हो गया, H2 ये जल हो गया। जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये गैस उत्पन्न होती है C2H2, जिसे हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर एसिटिलीन होगा। याद रखेंगे एसिटिलीन जो होता है वो फलों को पकाने में भी इस गैस का यूज किया जाता है, जो कि अब आपके सामने प्रश्न है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो वो आपका राइट आंसर एसिटिलीन होगा, जिसका आणविक सूत्र C2H2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मीथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, उसे किण्वन कहते हैं। शराब का निर्माण किण्वन की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। 30 नंबर है कि फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित होता है। आपने अम्ल, क्षारक एवं लवण में ये पढ़ा होगा कि लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दही का खट्टापन, तो वो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न बच्चे की भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था बच्चे, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे याद रखें MIC, इसे मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको कमेंट में थोड़ा पता हो तो कमेंट करके बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, है ना। बड़ा डेंजर ये त्रासदी थी बच्चे, आप इसे जरूर बताएंगे हमें कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर की यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने पहले भी बोला NH2CONH2 किसने बनाया था, वॉलर ने बनाया था, है ना, जो बर्जेलियस के शिष्य थे। 34 नंबर है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, सीधी सी बात है वो वॉलर ने किए थे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो वह यूरिया का हुआ था, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।